और जब ये माइक में बोलते हैं तो सुनने वाले का कलेजा कांपने लगता है। आज की तारीख में वीर गुंडाधुर जी भी लड़ते थे, उनको भी बड़े माओवादी, सेंट्रल कमेटी का माओवादी बोल के उनको प्रचारित करते। अभी कुछ जानकारी मिला जो मैं बहुत चौंक गया हूँ। असल तो कलेक्टर अपना धमकी दे रहा है, एसपी अपना धमकी दे रहा है कि ये परमिशन लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। कि आदिवासी गरीब नहीं है, वो तो 10 लाख 1000 करोड़ की संपत्ति में बैठे। क्या मतलब क्या था उनका? 40 दिन के लिए बस्तर छोड़ के भागना पड़ा था। अच्छा। और आज ही कैसे लड़ेंगे सरजू दादा? बहुत चिंता का विषय है, आप बोल रहे हैं। और आप अभी तो लगातार 1 महीने के अंदर 10 इनकाउंटर कर दिए फर्जी, इसीलिए उनके कनपट्टी में बंदूक टिका के उनको विस्थापन करने की कोशिश किया जा रहा है। लड़ेंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। आदिवासी हमेशा से जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ही लड़े हैं। माओवादी भी एक का विश्वास नहीं कर रही सरकार की, भरोसा खो दिया है। एक कहानी बता रहे थे कि जयराम रमेश भी जब विदेश में कहीं बातचीत हुई, उन्होंने भी रखा कि आदिवासी बहुत रईस हैं। वाली कहानी भी आप बताते। मांग भी कर दे कि आदिवासियों को मजबूर नहीं करना चाहिए, वो अपने शासन में शासित रहें, अपने रीति रिवाजों को चलाएं। इसीलिए किसी ने गलत ही पिक्चर बनाया है बाहर। हाँ, तो क्या हम अपने बाप को बाप कहना ही भूल जाते हैं। ये है बोले, नाम भी बता दें उनका। अरविंद नेताम जी। अच्छा। हाँ, 1 इंच भी जमीन नहीं है, पूरी जमीन आदिवासी। तो एक हंगामा हो गया वहाँ। उस समय शायद केयर न रहा। आदिवासियों के विनाश पर विकास की कल्पना करना बहुत गंदी बात है। आदि भी किया है कि 750 गांव खाली हुए हैं, उजड़े करके। क्या आपने गलत कहा है? आपने गलत कहा करके। यहाँ आदि यही स्थिति है। बहुत समय लगेगा दादा अभी भी आदिवासियों को, मेरे को लगता है, पहुँचाने में। कारण ये है, यहाँ लंगोटी पहन के हमारे लोग नमक मिला के चावल खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं। तो मुझे लगा बहुत पढ़े लिखे हैं। अभी जब मैंने पूछा तो इन्होंने चौंका दिया कि कहाँ तक पढ़े हैं। गीदम में आज गुंडाधुर जी की जयंती मनाई गई, 114वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी एकत्रित हुए थे और बहुत कुछ महत्वपूर्ण लोग एकत्रित हुए थे। तो मुझे लगा उन महत्वपूर्ण लोगों से अलग अलग चर्चा करनी चाहिए, तो बस उसी क्रम में हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रोफेसर गिरी जी से बातचीत की और अब जो है बहुत ही एकदम से एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, सरजू नेताम दादा हैं, और सरजू टेकाम दादा हैं। और ये जो है सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। और जब ये माइक में बोलते हैं तो सुनने वाले का कलेजा कांपने लगता है। और मैं भी सुनता हूँ तो बहुत प्रभावित रहता हूँ। तो मुझे लगा इनसे बातचीत करना चाहिए। अभी कुछ जानकारी मिला जो मैं बहुत चौंक गया हूँ। असल में जब बाद में आप बात कर रहे थे तब दादा जो है जिस तरह से धारा प्रवाह जानकारियाँ बता रहे थे, मुझे लगा बहुत पढ़े लिखे हैं। अभी जब मैंने पूछा तो इन्होंने चौंका दिया कि कहाँ तक पढ़े हैं। सारी चीज़ें बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में दादा स्वागत है आपका। धन्यवाद। दादा ये बताएं कि आज जो है गुंडाधुर जी का जयंती आप लोग मनाए, स्मृति दिवस मनाए आप लोग, और आपने गीदम के हारम चौक में बहुत ही तेज़ तर्रार भाषण दिया। वहाँ पे जो भगवा झंडा लगा था वो भी हटाया। सबसे अच्छी बात है कि आपने कहा कि हम किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे। बहुत ससम्मान हटाया और वहाँ पे गुंडाधुर की तस्वीर लगाई आपने। क्या लग रहा है बस्तर में आदिवासियों की स्थिति कहाँ देख रहे हैं आप अभी? ये सब तो आपने कर लिया। देखिए, पूरे भारत के अंदर में, बस्तर ही नहीं पूरे भारत के अंदर में, जब अंग्रेज़ों को, ब्रिटानी सरकार को भगाने के लिए आदिवासियों की एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसमें बस्तर में गैन सिंह 1825 में शहीद भी हुए, उनको फांसी की सज़ा मिली। और उसके बाद बस्तर के अंदर में, सिर्फ बस्तर के अंदर में कम से कम 10 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए। उसमें सबसे सटीक और सबसे संगठित आंदोलन और एक प्रकार के आदिवासियों का सबसे विजयी आंदोलन है गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 में जो चला, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा। और उस महत्वपूर्ण आंदोलन में अंग्रेज़ों को 40 दिन के लिए बस्तर छोड़ के भागना पड़ा था। अच्छा। और आज ही के दिन 7 फरवरी को इसी गीदम में, जहाँ पे हारम चौक में मैंने भाषण दे रहा था, और आज उस चौक का नाम हम वीर गुंडाधुर चौक भी रख दिए,
तो वहीं से उन्होंने मुरिया राज की स्थापना की घोषणा की थी 1910 में। 1910 में, 7 फरवरी 1910 में। हम्म। अब देखने को ये आ रहा है आज बस्तर की दशा जो बनी हुई है, ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश आज़ाद हुआ है। देश आज़ाद हुआ होगा, लेकिन आदिवासी आज़ाद नहीं है अभी भी। उनको आज भी अपने जल जंगल ज़मीन के अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी नैसर्गिक पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि आदिवासी आज़ाद हैं। दूसरी तरफ ये है कि बस्तर में निरंतर बोलने से आए दिन किसी को माओवादी के नाम से मारा जा रहा है और किसी को जेल भेजा जा रहा है। अभी तो लगातार 1 महीने के अंदर 10 इनकाउंटर कर दिए, फर्जी इनकाउंटर है और निर्दोष आदिवासी हैं जिसकी मांग हम कर भी रहे हैं। एक छोटी सी दूध पीती हुई 6 माह की बच्ची को गोली लगी। एक चिंतनीय विषय है और एक मानवता के लिए शर्मसार विषय है। और खामोश सरकारें हैं, देख रहे हैं कि आदिवासी एक कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं या उनको मजबूर किया जा रहा है। और आज बस्तर में लगभग 30-35 जगहों पे आंदोलन चल रहा है, वो भी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से चल रहा है, संवैधानिक तरीके से चल रहा है। और उसके नेतृत्व करने वाले लोगों को लगातार दबाव बनाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि ये माओवादी के निर्देश पे काम कर रहे हैं। मैं तो लगता है कि आज की तारीख में वीर गुंडाधुर जी भी लड़ते तो उनको भी बड़े माओवादी, सेंट्रल कमेटी का माओवादी बोल के इनको प्रचारित करते, ऐसा लगता है, क्योंकि इनकी मानसिकता वही है। आज जितने भी बस्तर के आंदोलन हो, चाहे हसदेव के आंदोलन हो, चाहे जहाँ की भी आंदोलन हो, जो ट्राइबल क्षेत्र के तमाम जो आंदोलन हैं उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया जाता है। उनको एक ऐसा मसाला मिल गया है माओवाद का मुहर लगाने का, और माओवादी बना के उनको इनकाउंटर कर देते हैं। कोई जांच रिपोर्ट नहीं आता, और जांच रिपोर्ट आके विधानसभा पटल में रखा भी गया था, ताड़मेट्टा, एडसमेट्टा और सारकिनगुड़ा का। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में रखे, लेकिन जितने भी गूंगे विधायक हैं, 29-32 विधायक अपने आदिवासी के थे वहाँ, किसी ने भी कार्रवाई की मांग नहीं की, पीड़ित परिवार को मुआवजा की बात भी नहीं की है। ये बहुत बड़े चिंतनीय विषय है। तो आज ये व्यक्ति में 29 आदिवासी विधायक हैं, निर्वाचित विधायक हम चुन के भेजते हैं कि ये लोग हम सरकार के समक्ष हमारी समस्याओं को उठाएंगे, लेकिन पता नहीं इनको कौन सा ऐसा रस पिलाया जाता है या कौन सा ऐसा वैक्सीन दिया जाता है कि ये बोलने के लिए गूंगे हो जाते हैं। आज भी एक विषय था कि बस्तर में जितने भी अत्याचार होते हैं, जो अमानवीय अत्याचार होते हैं, और उस पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम चुनते हैं वो खामोश क्यों रहते हैं, क्या मजबूरी है। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भारत देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी हमारे आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं। और दूसरी चीज़, अभी माननीय विष्णुदेव साय जी को आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। कई पत्रकारों ने पहले भी मेरे से सवाल किए कि क्या उम्मीद बनती है कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो आदमी आरएसएस के संसर्ग में पला है, उनके निर्देशों पे चला है, पला बढ़ा है, वो तो उन्हीं की भाषा बोलेगा, आदिवासियों की भाषा नहीं बोल सकता, रबड़ स्टाम्प है करके। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे आदिवासी समाज के हैं। मणिपुर में जो घटना हुई उस पर एकदम खामोश हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके जी हमारे राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं मणिपुर की, उसके होते हुए भी हमारे आदिवासी बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है। ये कितना चिंतनीय विषय है, उसकी बात भी नहीं बोल सकते लोग। तो ये स्थिति बनी हुई है कि आज बस्तर के आंदोलन हो, चाहे आदिवासियों के पूरे भारत देश के अंदर में आदिवासियों के जो आंदोलन है, वो अब किस स्तर पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये सोचने की विषय है। हम अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तो अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिए हमारे पुरखों ने, और ये बात आई कि 1874 में शेड्यूल एरिया का घोषणा भी कर दिया। वो लोग मांग भी कर दिए कि आदिवासियों को मजबूर नहीं करना चाहिए, वो अपने शासन में शासित रहें,
अपने रीति रिवाजों को चलाएं। इसीलिए भारतीय संविधान में 13(3) का प्रावधान लाए वो लोग। संविधान बनने के सैकड़ों साल पहले का एक कानून था, उसको संविधान में दर्जा दिया गया, जो विधि का बल रखता है, कानून का पावर रखता है। लेकिन आज जब लोकतांत्रिक तरीके से सड़क का विरोध भी कर रहे हैं, सड़क का विरोध क्यों किया जाता है करके कई बार मुझे सवाल भी हुआ, तो वो सड़क का विरोध हम नहीं करते। सड़क का इसलिए विरोध करते हैं कि सड़कों से यहाँ के बस्तर की संपत्ति को लूट के ले जाएंगे और उसी सड़क से बाहरी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति को बर्बाद करने आएगी। और देख ही रहे हैं कि पूरे बस्तर में जगदलपुर हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे गीदम हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, भगवा झंडा लगा दिए हैं एकदम। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है ये। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के सहमति के कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रचार नहीं कर सकता। यहाँ तो कलेक्टर अपना धमकी दे रहा है, एसपी अपना धमकी दे रहा है कि ये परमिशन लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। अरे जो गुंडाधुर की तस्वीर लगाने के लिए, हाँ, गुंडाधुर के जो जिसके बदौलत आज बस्तर की धरती, हम सोच रहे थे कि बस्तर की धरती बची हुई है, लेकिन पुनः लूटने के लिए ये सेना और सैनिकीकरण कर रहे हैं, कारपोरेटीकरण की सुरक्षा के लिए। आज बस्तर में हर जगह उसी जगह में सेना कैंप लगाए शुरू से, जिस जगह में खदान और जंगल को काटने की जो ये लोग आवश्यकता पड़ी, वहीं पे से क्या बोलते हैं ITBP, BSF फोर्स, इस तमाम लोगों को लगा दिए। तब भी ये लोग आदिवासियों से लड़ नहीं पा रहे, तो आदिवासी लड़कों को, आदिवासी नौजवानों को ये लोग बस्तर फाइटर क्या क्या नाम न दे के उनको नौकरी दे रहे हैं। जबकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा, बस्तर के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा। वो पहुँचने के पहले हमारे बच्चों को, हमारे युवा साथियों को, ये लोग कभी भी टीचर बने, डॉक्टर बने, ये नहीं सोच रहे हैं। उनको बस्तर फाइटर बनाओ, चाहे कुछ भी बना के आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने का जो साजिश चल रही है, उसका पर्दाफाश बहुत जल्दी करने वाले हैं हम लोग। तो आज तमाम जगहों में जो आंदोलन चल रहा है लोकतांत्रिक तरीके से, उसको भी ये लोग माओवादी प्रेरित बताकर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे लड़ेंगे सरजू दादा? बहुत चिंता का विषय है, आप बोल रहे हैं। और आपने बताया कि आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति भी हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं। ये आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का और महामहिम राष्ट्रपति बनाने का ये भी कोई प्लान तो नहीं, षड्यंत्र तो नहीं है कि इनको देश विदेश में हम दिखा सकें और यहाँ पे इस तरह से जमीनों को? नहीं, ये हकीकत है, ऐसी है कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि देखो, हम एक निचले स्तर के व्यक्ति को या निचले स्तर समुदाय के एक सदस्य को हमने देश का सर्वोच्च पद में हम बिठाए हैं, आसीन किए हैं। ऐसा प्रचार बार बार करते रहे नरेंद्र मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री करते रहे और कर रहे हैं आज भी। हम देखो आदिवासी को मुख्य राष्ट्रपति बनाए, लेकिन राष्ट्रपति का क्या वैल्यू होता है आप देख ही रहे हैं। राष्ट्रपति को ना मंदिर में घुसने का अनुमति है। जब राष्ट्रपति बनी तो उनको गंगा जल छिड़का गया, पवित्र किया गया। ये क्या तरीका है? आज भी जातिवाद का कहाँ पे गंगा जल छिड़का गया? मैं सॉरी, नहीं, जब वो पद में आसीन होना था महामहिम को, तो उनको गंगा जल छिड़का गया। अच्छा। पवित्र किया गया। नहीं देखे वीडियो वगैरह? है हो सकता मेरे से छूट गया हो। नहीं, हकीकत है बता रहा हूँ। रामनाथ कोविंद जी भी थे, उस समय भी मंदिर में घुसे थे तो उसको गंगा जल से धुलाया गया था। ये अत्याचार, ये मानसिक क्या बोलते हैं, जाति है, तो ये तो बेइज्जत करना है, बेइज्जत करना है। और जब नवीन लोकसभा भवन का, संसद भवन का जब निर्माण हुआ, उद्घाटन में भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। हाँ, अभी राम मंदिर के निर्माण में भी। तो ये क्या मानसिकता है सरकार की, हमको समझ में आ चुका है। और ये बड़ा लज्जित वाली बात है कि हमारे जो महामहिम पद में बैठ के भी, भारत के प्रथम नागरिक बन के भी क्या मतलब? तो आज स्थिति ये बनी है कि आदिवासी ऐसे कौन से तरीके से लड़ा जाए। संविधान को मान नहीं रहे हैं लोग। संविधान को मानते तो आज यहाँ पे तमाम आर्टिकल्स हैं आदिवासियों के लिए। हाँ, संविधान में बहुत अधिकार है। बहुत अधिकार है, बहुत सारा बताया जाता है कि आदिवासियों को सबसे ज़्यादा अधिकार है, परंतु उस संविधान के प्रावधानों को कोई भी सरकार नहीं मान रही है। और इसीलिए
उनके कनपट्टी में बंदूक टिका के उनको विस्थापन करने की कोशिश किया जा रहा है और संसाधनों को लूटने की पुरजोर कोशिश चल रही है। तो लड़ेंगे लेकिन आप लोग? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। आदिवासी हमेशा से जल जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए ही लड़े हैं और जल जंगल ज़मीन की रक्षा होती भी है तो आदिवासियों की ही फायदा नहीं, पूरे विश्व की फायदा है, क्योंकि पर्यावरण बचेगा। हाँ, वो अपने लिए थोड़ी बचा। हाँ, अपने लिए नहीं, पूरे समुदाय के लिए बचा रहे हैं हम लोग। ये कोई मंदिर बनाते हैं, कोई मस्जिद बनाते हैं तो एक समुदाय के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी जो संघर्ष कर रहे हैं वो पूरे समुदाय के लिए, सब, हाँ, मानव सभ्यता के लिए, मानवता के लिए। तो इन तमाम चीज़ों पर गौर करना चाहिए। ऐसे समझ रहे हैं हम लोग कि ऐसा चलेगा, यहाँ पे आदिवासी रहेंगे नहीं, आदिवासी जीतेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। विश्व का एक इतिहास भी है कि हमेशा किसी एक का राज नहीं है, हमेशा परिवर्तन होता है। हाँ, तो हम इसको लोकतांत्रिक ढंग से संघर्ष जारी रखे हैं। आज हम बस्तर के जंगलों में, पहाड़ों में, गाँव में लड़ रहे हैं। हो सकता है कल के दिन चलो दिल्ली का नारा लग सकता है। दादा, ये जैसे अभी मैं बात कर रहा था प्रोफेसर साहब से, तो वो बोले कि शांति वार्ता पे भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि माओवादियों के नाम पे निर्दोष आदिवासियों को भी गोली मारी जा रही है। हाँ। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें वार्ता होनी चाहिए, लेकिन पूर्व में भी कई ऐसे घटनाएं हुई कि माओवादी और शासन के बीच में, कि माओवादियों को चर्चा के दरमियान उनके साथ ये लोग गलत काम किए, धोखा दिए। तो आज माओवादी भी एक ही का विश्वास नहीं कर रही सरकार की, भरोसा खो दिया है। क्योंकि माओवादी भी देश के लोग हैं, तो इसमें शांति वार्ता होनी चाहिए। मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। हाँ, लेकिन भरोसा कैसे हो? भरोसा कैसे हो, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। भरोसा कैसे हो? हाँ, वो भी उस सरकार पे जो आदिवासी मुख्यमंत्री बना के आदिवासियों को ही उन हसदे में जंगल काट रही है। जंगल काट रही है। यहाँ तो चलो माओवादी उदाहरण है। हाँ, यहाँ माओवादी उदाहरण है, लेकिन वहाँ इतने सारे पुलिस फोर्स लगा के हसदे में जंगल काटा जाए, हथियार ही नहीं रखता है। ये सोचने की बात है। तो अब माओवादी भी कैसे विश्वास करेंगे कि ये कौन करेंगे? तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम भी चाह रहे हैं कि शांति वार्ता हो। शांति वार्ता का मतलब ये नहीं कि सब शांत बैठ जाएं। सवाल इस बात की है कि सरकार के जो नीति है, सरकार के जो नीतियां हैं आदिवासियों के प्रति, आदिवासी क्षेत्र के प्रति, और तमाम जो देश के संपत्ति या आदिवासी जो आज तक संरक्षित करके रखे उस संपत्ति के ऊपर जो कारपोरेट लूट का जो चल रहा है, उस तमाम चीज़ों पर चर्चा होना चाहिए। उस पर चर्चा होना चाहिए। दादा, अभी आप बता रहे थे वो बहुत अच्छी बात है, उसी पे हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप बोल रहे थे कि आप लोग का भोजन का भी समय हो गया। कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी राष्ट्रपति हैं, और ये भाजपा का जो शासनकाल है। आप एक कहानी बता रहे थे कि जयराम रमेश भी जब विदेश में कहीं बातचीत हुई, उन्होंने भी रखा कि आदिवासी बहुत रईस हैं। वाली कहानी भी आप बताते चलिए। नहीं, बात सही है। मतलब हर किसी ने गलत ही पिक्चर बनाया है बाहर में। हाँ, ये लोग बाहर में जाके गलत ही पिक्चर बनाए। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1994 में एक बार हमारे देश के, हमारे समाज के एक वयोवृद्ध और मंजे हुए नेता के नेतृत्व में जाके बोले, नाम भी बता दें उनका? अरविंद नेताम जी। अच्छा। हाँ, वो जाके बोलते हैं कि भारत में मूल निवासी सभी हैं, वहाँ अलग से मूल निवासी आदिवासी नहीं है। अब बताइए। अच्छा, क्या मतलब मंशा क्या था ये ऐसा बोलने को उनका? उनको शायद राजनीति पार्टी में थे, कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस सरकार ने उनको ऐसा बोलने का निर्देश दिया था। अच्छा। उसका तत्काल खंडन करने वाले जो वाइस चांसलर थे रांची विश्वविद्यालय के, रामदयाल मुंडा जी, उन्होंने तत्काल खंडन किया था। क्या आपने गलत कहा है? आपने गलत कहा करके, यहाँ आदिवासी हैं, जबकि वो खुद आदिवासी नेता रहे। हाँ, आदिवासी नेता रहे। तो पार्टी में जाने के बाद इतना गुलाम हो जाते हैं लोग कि हम अपने बाप को बाप कहना ही भूल जाते हैं। ये है स्थिति, बाप बदल लेते हैं। तो जयराम रमेश के साथ भी यही हुआ। जयराम रमेश जब संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण के ऊपर, जब उस समय वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे, कब की बात होगी? ये
ये जो बीजेपी सरकार आने के पूर्व की बात है। 14 से पहले। हाँ, 14 के पहले की। तो जयराम रमेश जी ने वही कहा कि आदिवासी गरीब नहीं है, वो तो 10 लाख 1000 करोड़ की संपत्ति में बैठे हैं। क्या मतलब क्या था उनका ऐसा? ये हकीकत है। जो मिनरल्स जो है हाँ। वो सारा मिनरल्स आदिवासी क्षेत्र में है, आदिवासी लैंड में है। आदिवासी लैंड में है। हाँ। तो उनका कहने का मतलब है कि इतने बड़े संपत्ति में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग कैसे नहीं हैं। हाँ। हाँ, लेकिन वो संपत्ति में, उस संपत्ति को लूट कौन रहा है, बंदूक कौन टिकाए हुए हैं उनके कनपट्टी में, आज वो चीज़ नहीं बता रहे हैं लोग। उनके जमीन के नीचे जिसका वो उपयोग ही नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, उसी के नाम पे धनाढ्य बना दिया। हाँ, और खा क्या रहे, चावल में नमक डाल के। नमक डाल के। और सोचो, समता जजमेंट जब 1997 में आता है, तो समता जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर आप मानते हैं कोर्ट को तो उस समय ये समता जजमेंट के नाम से जाना जाता है। 1997 में फैसला आया आंध्र प्रदेश के ऊपर। तो उन्होंने यही फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आदिवासी क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, पूरी जमीन आदिवासियों की। तो एक हंगामा हो गया वहाँ। उस समय शायद KR नारायण जी राष्ट्रपति रहे। अच्छा। और बहुत ही अच्छा राष्ट्रपति रहे, जैसे अब्दुल कलाम जी से। तो उस समय ये बात आई तो हंगामा कर दिए लोग, नहीं ये गलत फैसला है, गलत फैसला है। उन्होंने कहा आदिवासियों के विनाश पर विकास की कल्पना करना बहुत गंदी बात है। आज जो विकास की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के विकास पे ही, विनाश पर ही हो रहा है। तमाम चीज़, विस्थापन, हीराकुंड डैम बना, आज भारत देश में लगभग 6 करोड़ से ऊपर विस्थापित हुए हैं, उसमें 4 करोड़ तो आदिवासी हैं। बताओ 4 करोड़ आदिवासी हैं। सलवा जुड़म के समय में 750 गांव यहाँ से विस्थापित हुए, और आज तक बस नहीं पाए ठीक से। अब कहाँ हैं ये भी पता ही नहीं। नहीं। अब सोच सकते हैं, जबकि इसको रमन सरकार स्वयं 2012-13 में स्वीकार भी किया है कि 750 गांव खाली हुए हैं, उजड़े करके। ये पेपर में भी आया, विधानसभा में उठा भी। आज तक किसी ने बसाने का दावा नहीं किया, बसाने का कोई दावा नहीं किया, तो हम बसा देंगे करके। अब ये चिंतनीय विषय है। अब इस चीज़ को सरकार बोल रही है कि हम विकास कर रहे हैं। काहे का विकास, किसका विकास कर रहे हैं? अरे विकास कर रहे हैं, अगर ये खदान खोद के विकास है तो कोई कोरबा जाके देख ले, वहाँ के गाँव। हाँ। हर जगह मैं अभी देख के आ रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, उदाहरण है, कोरबा उदाहरण है। जो खदान है, अभी हसदेव का मामला उदाहरण है। वो किसका विकास होगा? मैं गया था वहाँ हसदेव में, हसदेव का भी दौरा किया मैं भी। तो वहाँ भी वही स्थिति है, जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ अकूत संपत्ति है जमीन के नीचे, और उसको लूटने के लिए ये लोग ना तो ग्राम सभा को मानते हैं, ना संविधान के प्रावधानों को। और जब बताना होता तो उसका राजा आदिवासियों को बता दिया जाता है, कितने लाख करोड़ के राजा हैं। हाँ, ये बात सही है। बताने के लिए देश में जाके बता देंगे आदिवासी इतने करोड़ के मालिक हैं, राजा हैं। यहाँ लंगोटी पहन के चावल नमक के साथ खा रहे हैं। यहाँ लंगोटी पहन के हमारे लोग नमक मिला के चावल खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं। यही स्थिति है। बहुत समय लगेगा दादा अभी भी आदिवासियों को, मेरे को लगता है, पहुँचाने में। कारण ये है, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, और आप लोगों के जाने के बाद जो आदिवासी आए हुए थे, मैंने उन लोगों से जब बातचीत की, बहुत दुख हुआ कि वो घर से खाना लेके आए थे और सूखा चावल खा रहे थे चटनी के साथ में, और उनको बस इतना ही मालूम था कि हम आदिवासी मीटिंग में आए हैं। लेकिन मीटिंग में क्या हुआ, क्यों बुलाया गया, क्या कारण था, क्या अधिकार हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो अभी भी जो है आप लोगों के लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जो भीड़ आती है, अगर उस भीड़ के एक आखिरी आदमी को पता ना हो कि ये मीटिंग क्यों हो रही है, तो मीटिंग का कोई अस्तित्व, मुझे ऐसा लगता है, नहीं। एकदम सही बात बोल रहे हैं। इसीलिए मैं बोला कि ये हमारी लड़ाई बस्तर के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, जब तक वो जागरूक ना हो जाए, अपने लिए खुद लड़ना ना शुरू करना ना सीखे। क्योंकि आज भी 70, 75, 76 साल हो गया। ये जो तथाकथित आज़ादी कहता हूँ मैं, इसको आज़ादी भी नहीं बोलता, तथाकथित बोलता हूँ, इसलिए कि आदिवासियों को आज भी अपने हक अधिकार के लड़ना पड़ रहा है। सरकारें हैं, सरकार बनाते हैं हम लोग, मतदान करते हैं, वोटिंग करते हैं, अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, उसके बावजूद भी अपने हक अधिकार को वहाँ विधानसभा में या पार्लियामेंट में कोई उठाता नहीं है। हमको सड़क में उतर के चिल्लाना पड़ता है। तो फिर हम आज़ाद तो नहीं हैं।
उसके बावजूद भी आज तक आदिवासी संरक्षित नहीं हैं। उनकी बहू बेटियां निर्वस्त्र घुमाए जाते हैं, उनके दूध पीते बच्चों को गोली मारे जाते हैं और जेलों में बंद किया जाता है। जब मैं तीसरी बार जब जेल गया था मैं, तो बस्तर से 84 लोगों को ट्रांसफ़र किया गया सेंट्रल जेल दुर्ग में। अच्छा, तो आप जेल क्यों गए थे? ये माओवाद का धारा लगा आपके ऊपर भी लगाया गया? 5 बार जेल गया मैं। माओवादी बना के क्या बनाया जाता? कौन सा मतलब बड़ा लीडर बनाएगा इसी छोटा मोटा? जन सुरक्षा अधिनियम। नहीं, तो आपको माओवादी बनाया गया ना? हैं? हाँ। तो क्या बोले, क्या थे माओवाद में? डीवीसी थे कि जर्नलिस्ट? नहीं, मैं माओवादी है ही नहीं। सवाल ये है कि जैसे माओवादी आम के पेड़ को आम बोल देता है, तो सुरजू काम भी आम को आम ही बोलेगा ना। तो माओवादी आम बोले हैं, उसको सुरजू टेकाम आम बोला है, मतलब सुरजू टेकाम भी माओवादी है। अच्छा, ऐसा इनका मंशा है। ऐसे कनेक्ट किया? हाँ, ऐसे कनेक्ट किए ये लोग, क्योंकि शुरू से आदिवासियों को जागृत करने वाले लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लेम लगाते रहे। और वो इसीलिए बोल रहा था कि आज के तारीख में वीर गुंडा जी भी रहते तो उसको हाँ, उसको भी शायद पोलित ब्यूरो बोल देते या सेंट्रल कमेटी में बोलते, समझ नहीं आता। ये लोग माओवादी बना देते। मैं कई बार बोला भी, शासन प्रशासन के सामने, IPS लोगों के सामने भी बोला, भाई ये आज जितनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आदिवासी बस्तर में, उससे पहले कम से कम दर्जनों लड़ाई हुई। उसमें कब माओवादी है? माओवादी तो 1983 से यहाँ पे एक उनका एक पहचान मिल रहा है। इसके पहले तो आदिवासी लड़ ही रहे थे। उस समय तो किसी ने, अंग्रेजों ने भी नहीं कहा माओवादी कर, आतंकवादी नहीं कहा। फिर आज की ये सरकारें जो है आदिवासियों को माओवादी क्यों बोल रहे हैं? कल भी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े हमारे महापुरुषों ने, पुरखों ने, और आज भी उसी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। तो आज हम माओवादी हो रहे हैं। और माओवादी बोलने का मतलब खुली छूट है उनको कि उनको गोली मारो, जेल में डाल दो, गोली मारो। तो ये है। तो लोग बदले हैं, शासन अंग्रेज काल का ही जैसा चला। हाँ, सेम टू सेम, उससे कहीं ज़्यादा अत्याचार है। उस समय तो थोड़ा रिलीफ था। और अंत में अंग्रेजों को भी सोचना पड़ा कि आदिवासी वास्तव में किसी गैर, आदिवासियों का सबसे पहला लड़ाई तो स्वयं शासन का है, आदिवासी स्वयं शासन। और इसीलिए आदिवासियों के स्वयं शासन को ख़त्म करने का इनकी मंशा है। क्या लगता है कभी जीत पाएंगे? मतलब आप जैसा चाह रहे हैं वैसा हो पाएगा कभी, लगता है? क्योंकि शासन बहुत शक्तिशाली हो गया है, बदलता जा रहा है लोगों के सोचने का तरीका, देखने का तरीका। तो आप लोग कैसे लड़ेंगे? नहीं, एक चीज़ है, किसी ने एक कहावत कहा है, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। एक जूता सीले वाले का बेटा अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इब्राहिम लिंकन। आप समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब ये है। तो कहीं ना कहीं एक दिन जरूर परिवर्तन आएगा। ये लोग जितने आज धांधली कर रहे हैं वो EVM मशीन से कर रहे हैं, और EVM मशीन को तोड़ने का प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग, और होगा ही। मैं तो पहला तोड़ने वाला मैं ही हूँगा, बोल दिया। एक फिर FIR लिख के रखो मेरे नाम, फिर भेज दो जेल, फिर भेज दो जेल। पहले बार उठा के पटक दूंगा बोला मैं। और 15 लाख EVM मशीन एक ही दिन फूटेंगे, ये तय कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी भिड़े हुए हैं, सभी लोग भिड़े हैं। और उसके बाद देखते हैं कि सरकारें किसकी बनेगी और कैसे बनेगी, और उसके बाद हाँ परिवर्तन होगा। आज नरेंद्र मोदी जी दावा करते हैं डायरेक्ट कि 470 के पार, हाँ अब की बार। तो इनको कैसे इतना विश्वास है? क्या कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर? कौन सा ऐसा काम किया आदिवासियों के लिए? कौन से काम किया दलितों के लिए? कौन सा काम किया मुस्लिमों के लिए? कौन सा काम क्रिश्चियनों के लिए काम किए हैं? कौन से अच्छा काम किए हैं सिखों के लिए? सिखों को खालिस्तानी बता रहे हैं और आदिवासियों को नक्सलवादी बता रहे हैं, मुसलमानों को आतंकवादी बता रहे हैं, और वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सबसे बड़े आतंकवादी तो वो है। सही बता रहा हूँ। ये लोग क्या बोलते हैं, अखंड भारत की। अखंड भारत क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाने से अखंड भारत होगा। हिंदू राष्ट्र की बात जैसे उठेगी वैसे ही मुंडा कंट्री की मुद्दा उठेगा, भील प्रदेश का मुद्दा उठेगा, गोंडवाना राज्य का मुद्दा उठेगा। इनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि गोंड राजाओं को, सबका अस्तित्व, गोंड राजाओं का 258 रियासत है देश में।
इनकी क्या अस्तित्व है जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? ठीक बात। उनकी कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनके अस्तित्व को तो नहीं खत्म कर सकते ना, गोंड के अस्तित्व को। हाँ, वो गढ़ किले आज भी विद्यमान है देश के अंदर में। अब ये लोग हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि अखंड भारत की बात, क्या अखंड भारत है भाई? दौड़ने वाली काम कर रहे हो तुम लोग। हम जब धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं, जितना अधिकार आदिवासियों को है और उनके बीच में सभी लोग बोल रहे हैं कि सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का है, लेकिन हमने आदिवासियों ने कभी नहीं कहा कि आप ऐसे हैं वैसे हैं करके, सबको समानता से। लेकिन आज वो सत्ता में काबिज होकर आदिवासी को ही बेदखल करने की जो कानून ला रहे हैं, ये जो इसी जिसमें सिटीजनशिप में अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है वो कितना खतरनाक है। आदिवासियों को भी विदेशी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोला उस समय भी, सबसे पहले तो हम DNA प्रूफ दिखाएंगे, दूसरा कागजात कुछ नहीं दिखाना है। जो 2021 में 21 मई 2001 को रिपोर्ट आया उताह विश्वविद्यालय वसीघटन अमेरिका से, जिनका सर्च करने वाले शोध करने वाले थे वो माइकल बामसा था। अच्छा। वैज्ञानिक। और अपने पुणे से एक ब्राह्मण वैज्ञानिक हैं, क्या तो दीक्षित बोलते हैं, वो दीक्षित को बुलाया गया था कि हम अमेरिका वाले करेंगे तो ये लोग भारत वाले गुस्सा होंगे करके, तो इनको भी बुलाया। आप उनको भी इन्वॉल्व किया गया कि आप बैठो और देखो कि डिनर किसका किसका मिलता है। तो सारे स्वर्ण लोगों का DNA यहाँ से नहीं मिलता। फिर किसका मिला? ST SC OBCओं का DNA एक है। अच्छा। यहाँ पे। लेकिन कुछ ब्राह्मणों के जो पत्नियां हैं, बच्चे हैं, उनका DNA मिल रहा है, क्योंकि वो लोग जब ये देश में आए ना तो अपने बीवी बच्चे लेके नहीं आए। अच्छा। यहीं से आदिवासियों के ही बीवी बच्चों से ये लोग बच्चे पैदा किए, महिलाओं से। तो ये रिपोर्ट लिखित में? हाँ, लिखित में। आपने पढ़ा है? पढ़ा नहीं, मैं दिखा दूंगा। अच्छा। ऑल रिपोर्ट। वाह, आपके पास है? हाँ। क्या